फर्स्ट पार्ट में देखा आपने, बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, जैसे कोई भूली हुई यादें फिर से दरवाजा खटखटा रही हो। सेकंड पार्ट, सवाल अब ये नहीं कि दुश्मन कौन है, सवाल ये है कि अब अगला वार कब और किस पर होगा। लेकिन ट्रॉमा में उसकी याददाश्त धुंधली हो गई। अब वो धीरे धीरे सब याद कर रहा था। अब सवाल एक था, क्या आयुष अब सिर्फ एक प्रेमी रहेगा या अपने भाई का बदला लेने वाला राक्षस बनेगा? आयुष नहीं, अब वो आदित्य राठौड़ बन चुका था। उसने शीशे में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर आंखें अब ठंडी नहीं रही, अब उनमें आग थी, बदले की आग। भाई, मैं वापस आ गया हूं, अब कोई नहीं बचेगा। कव्या को होश नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था अगर अगले 24 घंटे में होश नहीं आया तो। आदित्य ने डॉक्टर की बात काट दी। वो जागेगी, क्योंकि उसे पता है मैं अब वो नहीं जो डरता था। रात आदित्य पहुंचा अपने पुराने घर, जहां वो और आर्यन बचपन में रहते थे। तहखाने में उसने वो पुरानी फाइल्स निकाली जो उसने और आर्यन ने मिलकर इकट्ठा की थी। रघुवीर राणा के खिलाफ सारे सबूत, फर्जी कंपनियां, हत्या के दस्तावेज, पॉलिटिशियन के साथ डील्स पुलिस वालों को दिए गए। ऐसे की रिकॉर्डिंग। आर्यन, तेरा काम अब मैं पूरा करूंगा। आदित्य ने किसी को कॉल किया। एसीपी तिवारी आदित्य राठौड़ बोल रहा हूं। केस नंबर 57A वापस खोलो, सबूत मेरे पास है। फोन काटते ही एक और कॉल आया। कव्या के पापा रघुवीर राणा की धमकी। बेटा, तू जो कर रहा है वो सिर्फ तुझे ही नहीं, उस लड़की को भी मार डालेगा। आदित्य मुस्कराया। अब वो डरने वालों में से नहीं था। अब मैं वो आदित्य हूं जो अपना सब कुछ हार चुका है। अब तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है रघुवीर। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। प्यार, खून, सच्चाई और झूठ सब एक मैदान में उतरने वाले थे। रात के 3 बजे थे। सारा शहर सो रहा था, पर आदित्य राठौड़ की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आग थी। टारगेट 1, रघुवीर राणा के सबसे करीबी आदमी डीसीपी सरीन, वही इंसान जिसने आर्यन की केस फाइल को सुसाइड में बदलवाया था। आदित्य ने उसके घर के बाहर अपनी बाइक रोकी। कैमरे ऑफ, फोन जाम और एक पुरानी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में। दरवाजा खुला। कौन है? सच। आदित्य की आवाज गूंजी और उसने टेबल पर रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। हाँ सर, केस क्लोज करवा दिया है। लड़के का नाम हटा दिया गया। राणा साहब से जो पैसे आए थे वो अकाउंट में डाल दिए हैं। कल लड़की की मां से भी मिलना है, वरना वो मुसीबत बन सकती है। डीसीपी सरीन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कौन हो जिसका भाई तूने मरते देखा था और जिसकी मां तूने मरवाई थी? फ्लैशबैक, कव्या की मां का सच। कव्या हमेशा कहती थी कि उसकी मां की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन आदित्य को शक था। उसने पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाई। डेथ बाय इंटरनल ब्लीडिंग, नो एक्सीडेंट, साइंस ऑफ प्रेशर ऑन नेक एंड ब्रूजेस। पोस्टमार्टम में लिखा गया था मौत अननेचुरल थी, पर रिपोर्ट पर दस्तखत किसके थे? डीसीपी सरीन के। अब शक यकीन में बदल गया था। कव्या की मां की मौत एक मर्डर थी और कव्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था। डीसीपी सरीन कांपते हुए बोला, मैंने उसे नहीं मारा, मुझे सिर्फ आदेश मिले थे। असली खेल तो किसी और का है। आदित्य चौंका। किसका? सरीन ने कहा, जिसे तुम अपना मददगार समझते हो, एसीपी तिवारी। एक झटका। एसीपी तिवारी, वो इंसान जिसे आदित्य ने सबूत दिए, वही इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। अब साजिश गहराने लगी थी। कव्या अस्पताल में थी, रघुवीर बैकफुट पर था, लेकिन असली बादशाह अब सामने आ रहा था। एसीपी तिवारी, जिसने आदित्य को नई पहचान दी थी, सिर्फ उसे मोहरा बनाने के लिए। अब क्या होगा जब दोस्त और दुश्मन की शक्लें बदल जाएंगी? क्या आदित्य अपनी मां की मौत और भाई के इंसाफ के बीच कव्या के साथ अपना प्यार बचा पाएगा, या वो भी सिर्फ एक शिकार बनकर रह जाएगा? आदित्य अब पूरी तरह तैयार था। उसने डीसीपी सरीन से सारे सबूत ले लिए थे। फोन रिकॉर्डिंग, बैंक स्टेटमेंट्स, सीसीटीवी फुटेज। अब बारी थी उस शख्स की जिसे उसने अपना सहारा समझा था, एसीपी तिवारी। पुलिस हेडक्वार्टर। रात्रि 10:45 PM। आदित्य सीधे एसीपी तिवारी के ऑफिस पहुंचा। इतनी रात को? तिवारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब रात दिन का फर्क मिट चुका है सर। आदित्य ने उसकी टेबल पर एक लिफाफा रखा। उसमें थी पूरी पोल खोलने वाली फाइल। एसीपी तिवारी का चेहरा एक पल के लिए थमा,
फिर वो मुस्कराया। इतना वक्त लग गया तुझे जानने में कि ये खेल शुरू ही तेरे साथ हुआ था। सच का विस्फोट। एसीपी तिवारी बोला, रघुवीर राणा सिर्फ एक मोहरा था। असली डील्स मैं करता था। पर एक दिन तेरा भाई आर्यन बहुत पास आ गया और मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। आदित्य, तूने ही उसे मरवाया? तिवारी, नहीं, उसने खुद को मरवा दिया। सच की जिद में वो अकेला पड़ गया था। लेकिन तुझे बचाना जरूरी था, क्योंकि मैं चाहता था कि तू बड़ा हो, मजबूत हो और जब वक्त आए तू मेरे लिए वो काम कर सके जो मैं अपने नाम से नहीं कर सकता। तूने मेरी जिंदगी को एक स्क्रिप्ट बना दिया था। हाँ, और वो लड़की कव्या, वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान बांटने का जरिया थी, ताकि तुम फिर से अपने अतीत में ना लौटो। तभी दरवाजा खुला। कव्या अंदर दाखिल हुई, घायल लेकिन जिंदा। तिवारी साहब, अब आपकी रिवॉल्वर उतारने का वक्त है। उसके पीछे थी क्राइम ब्रांच टीम और प्रेस। कव्या ने रिकॉर्ड किया था वो पूरा बयान जो तिवारी ने खुद दिया। एसीपी तिवारी को गिरफ्तार किया गया। रघुवीर राणा पहले ही अरेस्ट हो चुका था। डीसीपी सरीन ने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। लेकिन प्यार का क्या क्या? अव्या की आंखों में आंसू थे। मुझे लगता है अब भी कुछ अधूरा है। क्या यही है उस कहानी का अंजाम, या प्यार अभी भी जिंदा है, किसी कोने में बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? कई हफ्ते बीत चुके थे। रघुवीर जेल में था। एसीपी तिवारी का केस देश भर में खबर बना हुआ था। और आदित्य अब फिर से आयुष बनना सीख रहा था। एक सुबह मंदिर की सीढ़ियां, कव्या वही मंदिर आई जहां उसे गोली लगी थी। सामने आदित्य खड़ा था। एक बार फिर वही हल्की सी मुस्कान, पर अब जख्मों से भरी आंखें। तुम ठीक हो? कव्या ने पूछा। तुम्हें देखकर अब लगता है थोड़ा हूं। कुछ देर की खामोशी, फिर कव्या बोली, तुम्हारा नाम क्या है अब? आदित्य या आयुष? आदित्य कुछ पल चुप रहा। आदित्य वो था जो नफरत में जिया, और आयुष वो है जो तुमसे फिर से प्यार करना चाहता है। कव्या की आंखें भर आईं। तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। शुरू तो कर सकते हैं, पर ये मानकर कि शायद हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है। उसे देखकर कव्या चौंक जाती है। नेहा? वही नेहा जो कॉलेज में उनकी क्लासमेट थी, जो 1 साल पहले लापता हो गई थी। नेहा ने हाफते हुए कहा, कव्या, आदित्य, मुझे छुपाओ, वो वापस आ गया है, वो मरा नहीं है। कव्या, कौन? नेहा, रघुवीर सिर्फ मोहरा था, असल बादशाह अब बाहर निकल आया है, जिसका नाम भी किसी ने नहीं लिया अभी तक। कहानी फिर से जिंदा हो चुकी थी, जिसे सबने खत्म मान लिया था, अब वही दुश्मन बनकर लौट आया है। और इस बार खेल सिर्फ आदित्य और कव्या का नहीं होगा, बल्कि उन सब का जो सिस्टम का हिस्सा बने थे। मंदिर की सीढ़ियों पर नेहा कांप रही थी। कव्या ने उसे पानी दिया और आदित्य ने सवाल किया, नेहा, साफ साफ बताओ, कौन है वो? नेहा ने आंखें उठाई, जिसका नाम सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। वो आदमी जो सबको चलाता था, एसीपी को, रघुवीर को, सबको। कौन? नेहा ने कांपते होठों से एक नाम लिया, प्रोफेसर करण मिश्रा। शौक, करण मिश्रा, वो प्रोफेसर जो आदित्य का मेंटर था, वो जो आर्यन और कव्या को पढ़ाता था और जिसे सब गुरुजी कहते थे। ये नाम पहले कभी नहीं आया, कव्या ने हैरान होकर कहा। नेहा बोली, क्योंकि वो सबके सामने फरिश्ता था और पर्दे के पीछे वो सिस्टम का सबसे बड़ा खिलाड़ी। नेहा का खुलासा। नेहा 1 साल पहले गायब नहीं हुई थी। उसे प्रोफेसर करण ने अगवा करवाया था, क्योंकि वो एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी जिसमें उसने रघुवीर और एसीपी तिवारी के साथ साथ प्रोफेसर मिश्रा के एनजीओ की फर्जी फंडिंग पकड़ ली थी। वो कई लड़कियों की ट्रैफिकिंग में शामिल था। उनका इस्तेमाल सत्ता और दबाव के लिए किया जाता था, और रघुवीर, एसीपी तिवारी सब उसके नीचे थे। आर्यन भी जानता था, इसलिए उसका मरना तय हो गया था। अब सब कुछ साफ था। रघुवीर सिर्फ चेहरा था, एसीपी तिवारी ऑपरेटर था, लेकिन असली मास्टरमाइंड करण मिश्रा। आदित्य का फैसला, अब कोई कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं। अब वो इंसाफ मिलेगा जो आर्यन, नेहा और सैकड़ों लड़कियां डिजर्व करती है। अब मैं लौटाऊंगा हर दर्द। कव्या ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, आखिरी सांस तक। रात
एक वीरान मकान जहां कभी कव्या, आर्यन और आदित्य प्रोजेक्ट पर काम करते थे, अब वहीं एक युद्ध की योजना बन रही थी। आदित्य का प्लान। करण मिश्रा अभी भी प्रोफेसर है और हर साल एनजीओ के नाम पर फंडिंग इवेंट करवाता है। इस बार उसी इवेंट में हम उसे बेनकाब करेंगे। नेहा बोले जा रही थी, मेरे पास वीडियो क्लिप है जिसमें वो एक मंत्री के साथ डील करता दिखता है, लेकिन वो क्लिप सिर्फ मेरे पुराने लैपटॉप में है जो कॉलेज लैब में लॉक है। आदित्य मुस्कराया। तो कहानी वहीं से खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी, कॉलेज से। 2 दिन बाद कॉलेज फेस्ट। स्थान ऑडिटोरियम। मुख्य अतिथि प्रोफेसर करण मिश्रा। कव्या, आदित्य और नेहा अंदर घुस चुके थे, स्टाफ की वर्दी पहनकर। आदित्य के पास लैपटॉप था जिसमें क्लिप प्रोजेक्टर से जुड़ी थी। सिर्फ एक बटन दबाना था और सारा सच सबके सामने। लेकिन तभी धोखा। क्लिप चलने से ठीक पहले एक ब्लैकआउट हो गया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। चीखें, अफरा तफरी, गार्ड्स दौड़ते हुए आए। आदित्य ने कव्या का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन नेहा वहीं रुक गई। नेहा चिल्लाई, कव्या भागो, मुझे पकड़ने आ रहे हैं। लाइट वापस आई और नेहा गायब थी। आदित्य के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जो खेल तुमने शुरू किया था अब उसमें तुम मोहरे हो। शतरंज का राजा मैं हूं। कहानी की दिशा अब बदल चुकी थी। एक बार फिर सच्चाई उजागर होने से पहले दबा दी गई। और नेहा, जो सबसे बड़ा सबूत थी, अब किसी के कब्जे में है। लेकिन अब आदित्य और कव्या रुकेंगे नहीं। अब जो भी होगा वो आखिरी खेल होगा। स्थान एक गुप्त तहखाना, शहर के बाहर। वक्त रात के 2 बजे। नेहा की आंखें खुलती हैं। उसके चारों ओर अंधेरा है, हाथ बंधे हैं। एक हल्की सी आवाज आती है, तुम बहुत बोलती हो नेहा। सामने आता है वो चेहरा जिसे सबने गुरु कहा था, प्रोफेसर करण मिश्रा। तुम सबको लगता है मैं सिर्फ एक प्रोफेसर हूं, पर असल में मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूं। एसीपी, एमएलए, एनजीओ सब मेरे बनाए मोहरे हैं। और तुम्हारी सच्चाई, उसे मैंने पहले भी मिटाया था, अब फिर मिटा दूंगा। नेहा आंखों में आंसू लिए बोली, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। अब आदित्य और कव्या तुम्हें रोकेंगे। करण मुस्कराया, कव्या जो मेरी ही बेटी है? सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ, कव्या करण मिश्रा की बेटी है, लेकिन उसने अपने पिता की असलियत कॉलेज में ही जान ली थी और तभी से वो एक डबल प्ले कर रही थी। करण को लगता था कि वो उसके लिए काम कर रही है, लेकिन असल में कव्या ने ही नेहा को छिपा कर रखा था। सबूत इकट्ठे किए और आदित्य को इस मिशन में लाया। अब असली जाल बिछ चुका था। स्थान बदलता है, वही तहखाना जहां नेहा कैद थी, लेकिन अब वहां करण अकेला था। कव्या, आदित्य और पुलिस एसीपी तिवारी को लेकर अंदर घुसते हैं। आदित्य चिल्लाता है, करण मिश्रा, तुम्हारा खेल खत्म। नेहा की बनाई क्लिप, एनजीओ की डील और आर्यन की हत्या का सीसीटीवी सब एक एक कर स्क्रीन पर चलता है। एसीपी तिवारी ने कहा, आज नहीं बचोगे तुम। करण ने एक पल के लिए कव्या की आंखों में देखा, तू मेरी बेटी है। कव्या की आंखें भर आईं, लेकिन वो बोली, एक बेटी से ज्यादा मैं इंसाफ हूं। करण गिरफ्तार हो गया, नेहा आजाद हो गई। रघुवीर और बाकी सभी गुनहगार भी पकड़े गए। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि आदित्य और कव्या अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। स्थान वही कैफे जहां कहानी की शुरुआत हुई थी। वक्त 1 साल बाद। बाहर फिर से हल्की बारिश हो रही थी। अंदर आदित्य अकेला बैठा था। उसके सामने एक खाली कुर्सी। वो लैपटॉप खोलता है, टाइप करता है। कभी कभी कुछ अधूरी मोहब्बतें मुकम्मल कहानियां बन जाती हैं। फ्लैशबैक, पिछले 1 साल में क्या हुआ। करण मिश्रा को उम्र कैद हुई। रघुवीर और बाकी नेटवर्क उजागर हुआ। नेहा ने एनजीओ की असल पहचान लौटाई और अब वो खुद एक जानी मानी समाज सेविका है। कव्या, उसने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों का रुख किया, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगी। शांति और सुकून उसके लिए अब इंसाफ से बड़ा था। आदित्य ने बहुत कोशिश की, मिलने की, रोकने की, लेकिन कव्या का आखिरी मैसेज था, मेरा प्यार तुमसे कभी कम नहीं होगा, पर मुझे खुद से मिलने का वक्त चाहिए। अब वर्तमान में आदित्य ने अपने सामने कॉफी मंगवाई और वही वेटर जो सालों से इस कैफे में था बोला, आज भी अकेले सर? आदित्य मुस्कुराया, अकेला नहीं, कभी कभी यादें साथ होती हैं।
वो जैसे ही कप उठाता है, पीछे से एक आवाज आती है, कॉफी में आज भी एक्स्ट्रा शुगर डालते हो? वो पलटता है, कव्या खड़ी है, भीगते बाल, वही मासूम मुस्कान। आदित्य, तुम वापस आ गई? कव्या कहती है, क्योंकि ये कहानी अब पूरी होनी थी। दोनों गले लग जाते हैं। बरसों की तकलीफ एक पल में बह जाती है। कैफे के शीशे के बाहर बारिश थमती है। एक बोर्ड पर लिखा है, स्टोरी कंप्लीटेड बट लव कंटिन्यूज। द एंड। हार्ट।